नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम। चर्चित की चर्चा जो हमारा अपना बंध का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम नए चेहरे और तमाम उन व्यक्तित्वों से आप सभी को मुखातिब कराते हैं, जहां बात होती है समाज की, बात होती है राजनीति की, बात होती है युवाओं की। और ऐसे में आज हमारे साथ आप सभी से मुखातिब कराने के लिए एक युवा व्यक्तित्व जो राजनीति में अपनी कार्यशैली से युवाओं के बीच में उनके दिलों पर राज करने की कोशिश करते हैं, और वो विशेषतः छात्रों के उन परिस्थितियों के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं जो वास्तविक रूप से छात्रों की आवश्यकताएं हैं। चर्चित की चर्चा के इस विशेष भाग पर आज हमारे साथ हैं सौरभ सिंह चौहान। अभिनंदन करते हैं सौरभ भैया आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम पर। और सीधे बिना विशेष भूमिका के हम सीधी बात करते हैं कि आप युवा हैं और इस उम्र पर अक्सर युवा रोज़गार की ओर रुख करते हैं, रोज़गार तलाशने की कोशिश करते हैं। छात्र के बाद सीधे हम उस आयाम पर जाते हैं जहां लोगों को उम्मीद होती है, समाज को, परिवार को, माता पिता को उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा पैरों पर खड़े हो जाए। उस समय पर, ऐसे अवस्था पर राजनीति कैसे? मैं आपको भैया बताना चाहूँगा कि वर्तमान में मैं NHUI का जिलाध्यक्ष हूँ जी। NHUI आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छात्र इकाई है। बिल्कुल। NHUI का पूरा बोलेंगे तो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया जी। हमारा काम है कि स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उस पर बात करना और उनके अधिकार की लड़ाई लड़ना। अब अभी बीते 2 महीने पहले मुझे NHUI का जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला है जी। इस बीच मैंने स्टूडेंट्स के जितने इश्यूज़ हुए हैं से अगर आप सीधी की बात करेंगे तो मैं आपको उदाहरण एक छोटा सा दे सकता हूँ कि संजय गांधी कॉलेज है आपका, एक लौता महाविद्यालय कॉलेज है। अब इस पर एक दुर्भाग्य देखिए हमारे शहर का कि वो जो B ग्रेड था कॉलेज, उसकी ग्रेडिंग और घटा के C और D कर दी गई। उसका कारण क्या है कि वहाँ पे जो ना बेसिक समस्याएं होती हैं उसका निराकरण नहीं हो पा रहा। कारण क्या है उसमें, अब एक बेसिक इशूज़ की बात करो तो मैं एक कारण बताता हूँ कि वहाँ पे लड़कियों के लिए वॉशरूम नहीं है। अब सोचिए कि ये मुद्दे कई बार उठाए गए, कई बार उठाए भी गए। अब उसकी बात करोगे तो मैं पहले ज्ञापन दिया हूँ, फिर उसके बाद घेराव किए हैं, फिर उसके बाद आपको बताऊँ मैं कि सांसद महोदय एक महिला है हमारे शहर की, तो मैं उन सांसद का एक सद्बुद्धि हवन तक करा दिया कि मैडम आप देखो कि हम लोग उस शहर में रह रहे हैं जहाँ पे लड़कियों के लिए वॉशरूम, लड़कियाँ वॉशरूम खुले में जा रही हैं कॉलेज में। तो बड़ी निराशा होती है कि इस बात के लिए लड़ रहे हैं जहाँ हम लोग स्वच्छ भारत और बड़ी योजनाएँ चल रही हैं वॉशरूम के लिए, और एक लौते महाविद्यालय कॉलेज में नहीं। तो इस चीज़ की लड़ाई लड़ना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कर्तव्य तो ठीक था, लेकिन इस उम्र में राजनीति के प्रवेश हम जरूर एक बार जानना चाहेंगे तमाम युवाओं के लिए। जो हमारा पहला प्रमुख सवाल ये था कि हम राजनीति पर कैसे आए, आप राजनीति पर कैसे आए? अब भैया मैं बताऊं तो राजनीति में आने का कभी मैं सोचा ही नहीं था, क्योंकि जब मैं सेकंड क्लास में जब मैं था, छोटा था, तो उस वक्त मुझे हॉस्टल भेज दिया गया। 10-12 साल 14 साल का वनवास में हॉस्टल में रहा हूँ, घर से दूर रहा। और जैसा सामान्य घर के बच्चे होते हैं उसी तरह मेरे माता पिता भी चाहते थे कि चलो ठीक है, लड़का पढ़ेगा लिखेगा, यहाँ के वातावरण से दूर रहेगा, उसके बाद जाएगा बाहर जॉब वॉब करेगा। मेरी पढ़ाई आपके रीवा में गुरुकुल स्कूल जी, गुरुकुल के बोर्डिंग स्कूल में रह के मैं 12वीं कंप्लीट किया हूँ। उसके बाद वहाँ से निकला हूँ तो जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, वहाँ से मेरा BA LLB ऑनर्स चालू हुआ है। 2015 में मेरे क्लासेस चालू हुए BA LLB की, 14 मेरा 12th कंप्लीट हुआ था। 15 से 18 तक मेरी अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी कि और यहाँ कभी कभी आना जाना होता था। अब 2018 में विधानसभा चुनाव था। 2018 विधानसभा चुनाव के साथ उस समय CM की जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही। हाँ बिल्कुल। अब जैसे एक सामान्य बच्चा कभी CM को ना देखा हो तो मैं भी बड़ा इच्छुक था कि चलो CM को देख लेते हैं, शिवराज सिंह आ रहे हैं, गाँव की बात है, चलो हम भी देख ले कैसे दिखते हैं। तो देखने के लिए खड़ा हुआ, हो गया। 2 पार्टियों में विरोध होता है जैसे हमेशा होता है, पार्टी और विरोध, जो विशेषता सीधी रीवा ही नहीं हर जगह होता है। हाँ, हर जगह विरोध होता है। तो वहाँ पे कुछ इश्यूज हुए। अब कुछ इश्यूज में हम लोगों को घसीट दिया गया कि चलो ये इनके घर के लड़के, उनके घर लड़के, सबको इनको जेल में डाल दो। अब एक पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी को अचानक जेल में डालना, और उसमें भी जिसके ऊपर कभी 151 का मुकदमा लगा, पहला मुकदमा लगा 307 का, 307, 147, 148, 149, 355, 120 भी, मतलब जितनी धाराएं हो सकती थी सब लगा दिए। अब मेरा जीवन तो बर्बाद। 1 महीने में जेल में था। वो 1 महीने का जो टाइम था उस वक्त मैं सोच रहा था कि अब मैं करूँगा तो करूँ क्या। फिर मैं ये सोचा कि चलो ठीक है, ये तो मुझे फंसाया गया, ऐसी पता नहीं कितनों को फंसा देंगे, कोई भी आवाज़ उठाने वाला होगा
उस वक्त ही सोच लिया कि नहीं अब राजनीति करना है। फिर 2 साल में पढ़ाई की हूँ, 2018-2020 मेरा लॉ कंप्लीट हुआ है। अब उसके बाद फिर 2020 से मैं कंटिन्यू लड़ाई लड़ा छात्रों की, जिसके उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। पहली लड़ाई, अब ये तो छात्रों की लड़ाई के साथ साथ एक लड़ाई हुई हमारी आप जब आएंगे यहाँ से पटपरा से और सीधी बीच में एक सोनब्रिज गौघाट का पुल पड़ा, बिल्कुल, उसमें एक बड़ा आंदोलन हुआ था। हाँ, बड़ा आंदोलन हुआ। अब उस कारण क्या था कि आप विश्वास नहीं मानेंगे, वहाँ हफ्ते में 3-3 एक्सीडेंट होते थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। उसमें भी जब हम लोग ने एक लीगली, एक कानूनी जिसको विरोध कहते हैं, जो हमारा अधिकार, वो विरोध किया, उसमें भी एक FIR मिली, 341 की कार्रवाई, मतलब खूब दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतनी मजबूत टीम है अपने पास और जितने सहयोग साथ देने वाले भाई हैं, बड़ी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं आप, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो वो उसका रिजल्ट क्या हुआ था, उसका परिणाम क्या निकला जो उस धरने पर, जब आपने धरना दिया पुल पर? तो परिणाम ऐसा भी है कि एक दिन बैठे हैं, उसके अगले दिन काम चालू हो गया। अच्छा, बड़ी खुशी हुई, लेकिन हफ्ते भर बाद नोटिस भी आ गया कि आपके ऊपर ये FIR हो गई है। ठीक है, चलिए, ये राजनीति का एक हिस्सा हो चुका है। खासकर अगर सीधी की बात करें तो हर जगह अगर राजनीति है तो कहीं न कहीं आज लोग प्रशासन से खुद डरे हुए हैं, पुलिस विभाग से डरे हुए हैं। दबाव राजनीतिक है या कार्यवाहियाँ सिर्फ किसी अमले को देखकर किया जाता है, किसी पार्टी को देखकर किया जाता है, ये अब कहना स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन अब चुनाव आ रहा है सामने, आपके चुनाव है, लगभग 2 महीने बाद चुनाव है। उसमें आपके छात्र संघ का, आपके युवा साथियों का क्या सहयोग रहेगा, क्या रणनीतियाँ, उस पर क्या तैयार करेंगे फिर आप? देखिए, समय कम है, 2-2.5 महीने बचे हुए चुनाव। हम लोग के पास जो ना सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ के बच्चे अपने इश्यूज़ को जानें। जब वो अपने इश्यूज़ को जानने लगेंगे तब वो फिर ऑटोमेटिक समझेंगे कि हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई। नई शिक्षा नीति का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश सबसे पहला स्टेट है जहाँ नई शिक्षा नीति लागू हुई है। मतलब कोई चीज़ आपको टेस्ट करना है तो हमारे ऊपर सबसे पहले आप करो, मतलब इतना गया गुजरा है मध्य प्रदेश के विद्यार्थी। कारण है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। नई शिक्षा नीति में एक ऑर्डिनेंस आपको बताता हूँ, जिसका विरोध मैं बीते दो बार कर चुका हूँ यहाँ पे। उसमें एक और पहले और अब मैं बताता हूँ डिफरेंस। पहले क्या होता है, जैसे मान लो कोई विद्यार्थी फेल हो गया, बैक लग गया उसका किसी सब्जेक्ट में, तो उसके पास एक ऑप्शन रहता था कि भाई आप कुछ फीस दे दीजिए, आपका रिवैल्यूएशन, रीटोटलिंग, रिकाउंटिंग एक ऑप्शन रहता था कि मुझे विश्वास है कि मैं पास हो रहा हूँ, तो मुझसे आप फीस ले लीजिए, उसके बदले मेरी कॉपी आप दोबारा एक बार दिखा दिया, चेक करिए मेरी, हो सकता है मैं पास हो जाऊँ। उस वक्त हमने विरोध इस चीज़ का किया था कि अगर मैं पास हो रहा हूँ, जैसे आपने मेरी कॉपी चेक की और मैं आपको फीस दिया, मेरी आपको दोबारा कॉपी चेक की, मैं पास हो रहा हूँ, मतलब आप कॉपी चेक करने में गड़बड़ी किए थे, तब मैं आप ऐसा रिजल्ट आया, तो फिर आप वो फीस रिफंड कर दीजिए। अब उसके बाद अब तो नई शिक्षा नीति में रिवैल्यूएशन, रीटोटलिंग, रिकाउंटिंग ये सब बंद कर दिया, आप कॉपी देख ही नहीं सकते। अब उसके बाद एक और उदाहरण आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि विद्यार्थी परिषद जो आपका ABVP, उसमें जो आपके कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी होते हैं वो पदाधिकारी होते हैं। एक छात्र संगठन का पदाधिकारी एक गेस्ट फैकल्टी का भी हो सकता है। अगर वो गेस्ट फैकल्टी पदाधिकारी है तो फिर वो कॉपी चेक करने में गड़बड़ी करेगा। मैं कहता हूँ गेस्ट फैकल्टी कॉपी नहीं चेक करता है तो उसके क्या है कि प्रोफेसर के साथ उसका उठना बैठना है, तो वो कॉपी चेक करने में गड़बड़ी कर सकते हैं। और हमको कॉपी देखने का प्रावधान नहीं रहा, आप कॉपी नहीं दिखा रहे हो वो भी ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि पहले 1 अटेम्प्ट मिलता था बैक होने के बाद, अब क्या हो गया है कि 2 अटेम्प्ट मिलता है, जिसको हम लोग प्रो प्रमोटेड का एग्जाम बोलते हैं। अब मैं फेल हो गया, पहला अटेम्प्ट दिया प्रो प्रमोटेड का, अगर मैं पास हो गया तो मैं दोबारा पेपर दे सकता हूँ अगले सेमेस्टर का, सेकेंड ईयर का। और अगर उसके बाद उसमें ही फेल हो गया तो 1 अटेम्प्ट अभी और बच रहा है ना मेरे पास, अगर मैं उसको पास कर लेता हूँ दूसरा अटेम्प्ट तो मैं नहीं दे सकता हूँ, उसमें सेकेंड ईयर वाले एग्जाम पे नहीं बैठ सकता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जो आप दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हो तो फिर उसके बाद उसमें जब मैं सेकेंड ईयर नहीं बैठ सकता हूँ तो मतलब ही क्या है दूसरा अटेम्प्ट का, मतलब आप सिर्फ पैसे के लिए ले रहे हो। अगर मैं एग्ज़ाम क्लियर कर ले रहा हूँ, नहीं बैठ पा रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ आप एग्ज़ाम फीस लेना चाह रहे हो और उसके बाद मैं पास हूँ चाहे फेल हूँ उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो रहूँगा फेल ही। फिर आप वो एग्ज़ाम ही मत लो, एक ही अटेम्प्ट दो। इस चीज़ का विरोध है। ऐसी बहुत सारी उसमें ऑर्डिनेंस है जिसे बदलाव की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ नई शिक्षा नीति वापस लेनी चाहिए, पुरानी शिक्षा नीति अच्छी है। बिल्कुल, आज साक्षात करते वक्त ये जो नई बातें सामने आई हैं कि बड़ी जो स्तर के नेता हैं वो आपस में उलझे हुए हैं, सड़क सुरक्षा, रोज़गार, इन तमाम चीज़ों की बात तो दूर की बात है। अगर हम जहाँ बेस की बात है, जहाँ युवा तरुणाई जो है वो उठने का प्रयास करती है, वहाँ ऐसी नीतियाँ हैं तो निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि हमारा मूल, हमारा जड़ ही कमज़ोर हो रहा है। फिर अब क्या नया छात्र संघ के द्वारा किया जाएगा? जो अभी चूँकि महाविद्यालय में आपने जो परिस्थितियाँ बताई कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है,
नई कॉलेज की घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही हैं, लॉ कॉलेज खुल रही हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रही हैं, और जो पहले से पूर्वत से कॉलेज है उसमें व्यवस्थाएं अभी भी अपूर्ण हैं, तब क्या परिस्थितियां बनेंगी, तब पर उस पर क्या फिर टिप्पणी होगी, छात्र संघ का क्या व्यवस्थाएं होंगी? देखिए, नई नई कॉलेजेस की घोषणाएं हो रही, ये चुनाव का टाइम है, चुनाव के टाइम में सिंगरौली सिंगापुर हो जाता है। ऐसे ही जब मैं बता रहा हूँ उदाहरण कि एक मात्र ऑटोनॉमस कॉलेज में वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे अगर मैं जाके ये कहूँ कि मैं वो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोल दूँगा तो वो हंसी के पात्र है। जो है हम लोग उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। पिछले बार BA BSc की जो सीटें थी वो 1100 थी, और इस बार वो सीटें घटा के हो गई हैं 600, 700, 800, 300, 400 सीट घटा दी गई। मतलब हम लोग वो कॉलेज ठीक से रन नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है, या फिर बच्चे समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। लेकिन इसी इश्यूज़ को देखते हुए हमने एक प्रोग्राम चालू किया, छात्र संवाद। छात्र संवाद जब होगा तो हम बात करेंगे अच्छाई भी, कि भाई प्रशासन में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ भी हैं। आपका कुछ सोचने का नज़रिया दूसरा है, मेरा दूसरा है, किसी तीसरे का कुछ और है। बिल्कुल। तो जब छात्र संवाद होगा तो सारे इश्यूज़ पे बात होगी, और सारे इश्यूज़ पे बात होगी तो कमियाँ भी होंगी, क्या कमियाँ हैं, इसीलिए वो छात्र संवाद चला। क्या होता है कि भाजपा का एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था कि जो छात्र संघ चुनाव पे रोक लगा दी। जब छात्र संघ चुनाव पे रोक लगा दी गई है तो वो जो एक जनरेशन होती है ना नए वोटर्स की, वो जैसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी वोटर होते हैं, वैसा हो गया। कैसे? लोगों का कहना तो ये भी था कि जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो उसमें लोग आपसी मतभेद में आ जाते हैं प्रारंभ से भी, इसलिए छात्र संघ का चुनाव रोका गया। उस पर फिर क्या? देखिए, मैं समझाता हूँ। जी बिल्कुल। जैसे एक कोई विद्यार्थी है, हाँ। उसके फादर बीजेपी से, बीजेपी की आज 20 साल से गवर्नमेंट है, तो पापा का बढ़िया जलवा है, तो वो क्यों कांग्रेस की तरफ आएगा? ऑटोमेटिक कि चलो अब पापा बीजेपी में, दादा बीजेपी में, तो मैं भी बीजेपी में, वो मनसा ही बन जाती है वो। लेकिन जब छात्र संघ चुनाव होता है, वो जब कॉलेज में पढ़ने आएगा ना, चुनाव होगा तो डिबेट्स होंगे कि कॉलेज में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। जब डिबेट्स होंगी तो बहुत सारे इशूज़ पे बात होंगे। तो इसीलिए पहले ही रोक दिया गया कि भाई इनको भ्रम ना हो, ये किसी मतलब इशूज़ पे बात ही ना करें, इसलिए छात्र संघ चुनाव रोका गया है। कि डायरेक्ट जो हमारे बोर्ड बने हुए हैं, बहुमत की सरकार है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आते ही जाएँ, इसलिए छात्र संघ चुनाव रोका गया है। आपके नज़र में छात्र संघ का चुनाव क्यों आवश्यक है? छात्र संघ का चुनाव इसलिए आवश्यक, कोई भी चुनाव होता है तो फिर मुद्दे होते हैं, मुद्दों पे बात होती है, डिबेट होती है। बार बार कह रहा हूँ, चुनाव होगा तो डिबेट होगा, और डिबेट होगा तो कमियां भी आएंगी, अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों आएंगी। तो उस कमियों पे बात करने के लिए भाई एक कैंपस है, जैसे आप विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो सारे नेता हैं जो भी हैं यहाँ पे, वो सब बताएंगे ना कि विधानसभा में ये कमी है, शहर में ये कमी है, ये होना चाहिए और भी अच्छा हो सकता है, विधायक जी ने ये नहीं किया। तो जब उस कैंपस में से संजय गांधी का उदाहरण, उस कैंपस में जब चुनाव होगा, वहाँ अध्यक्ष बैठेगा, तो वहाँ पे एक NSY का भी कैंडिडेट होगा, एक विद्यार्थी परिषद कैंडिडेट होगा। विद्यार्थी परिषद आपकी रूलिंग पार्टी का संगठन है, हम लोग विपक्ष के हैं, तो हम दोनों संगठन जब बैठेंगे तो हम बताएंगे कि भाई रूलिंग पार्टी ने ये किया है और ये नहीं किया है, ऐसी वो लोग भी बताएंगे। तो जब ये दोनों कमियों की बात होगी ना, तो फिर एक कैंपस में भी अच्छा वातावरण आएगा और बच्चे भी जागरूक होंगे। चलिए, ये बात हो गई संघ की, आपके अनुशाही। अब हालांकि आप तत्कालीन अध्यक्ष बने हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अब अगर व्यक्तिगत बात की जाए, आप कांग्रेस समर्थित अनुयायी है, जहाँ जैसे कि जानकारी है हमें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी समर्थित युवा छात्र हैं। तो कांग्रेस क्यों? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक युवा कांग्रेस के प्रति क्या सोच रखता है, कांग्रेस क्यों, जबकि आपके सामने भाजपा की सरकार भी है, आपकी विधानसभा में भाजपा है, आपके सत्ता में भाजपा है, आपके केंद्र में भाजपा है, तो केंद्र से लेके आपके विधानसभा तक भाजपा है, ऐसे में कांग्रेस क्यों? कांग्रेस ज्वाइन करने का सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ की जो परिस्थिति है उसको देख के, मैं भाजपा का शासन में जब 2000 लगभग 18-20 साल हो गए, जब से मैं जानने लायक हूँ तब से तो मैं भाजपा ही देख रहा हूँ, और जब से जानने लायक हूँ तो ये भी देख रहा हूँ कि सीधी शहर में मात्र एक लौता ही महाविद्यालय है जो कांग्रेस का दिया हुआ है, ऑटोनॉमस महाविद्यालय की बात कर रहा हूँ, कुछ नया हुआ नहीं। तो मैं लड़ाई, अगर मैं भाजपा में रह के भाजपा के खिलाफ लड़ूंगा तो मेरी क्या स्थिति होगी आप जानते हैं। तो एक मजबूत संगठन चाहिए, मजबूत नेतृत्व चाहिए, तो कांग्रेस से अच्छा और कहीं नहीं है। फिर अब जब आप कांग्रेस पर आते हैं तो कांग्रेस पे कई नेता हैं, बड़े नेता हैं, आप किसे अपना प्रेरणा स्रोत, कहाँ से प्रेरणा मिले, प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? फिर प्रेरणा स्रोत, देखिए मैं चुराहट से बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव पटपरा है, और मैं कुंवर दाऊद साहब और माननीय राहुल भैया के आदर्शों पे चलता हूँ, क्योंकि मैंने संघर्ष कहिए तो मैं राहुल भैया का देखता हूँ, और एक क्या बोलते हैं नीतियाँ
जो होती है सबको चलाने की, सबको साथ लेके चलने की, तो मैं राव साहब से सीखता हूँ। उनके बारे में जब मैं पढ़ता हूँ, हालांकि मैं कभी उनको देखा नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं बहुत छोटे से ही मैं बाहर रहने लगा था। लेकिन अब जब बात होती है कि बहुत सारे नेताओं की कि इतने समय इनने रूल किया, इतने समय इनने रूल किया, बड़े बड़े लोग की ऐसा ऐसा शासन रहा, अगर सीधी की व्यक्तिगत बात करें तो सीधी में जितना ही भाजपा ने रूल किया उतना ही कांग्रेस ने किया। लेकिन आप एक ग्राफ निकालोगे भाजपा के बनाए हुई चीज़ें क्या है और कांग्रेस के, तो आपको कांग्रेस के अलावा भाजपा की बहुत रेयर चीज़ मिलेगी। तो वो जो समय एक था ना कि चलो इतनी पावर है उनके पास, सारी चीज़ है, तो वो जो पावर है उसमें क्या नीति उनने ले आए, क्या क्या काम किया, तो वो कुंवर दाऊ साहब ने बताया। और उसके बाद संघर्ष में माननीय राहुल भैया से सीख रहा हूँ कि इतने बड़े नेता किस स्तर के संघर्ष कर रहे हैं, और उन्हीं संघर्षों के साथ हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, संघर्ष करके रोड से लेके बिल्कुल सदन तक जा रहे हैं। छात्रों की अगर बात करें, अभी हाल ही में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस पर छात्रों के नेतृत्व के रूप में आपने क्या भूमिका निभाई फिर? अभी पटवारी के एग्ज़ाम पे जो गड़बड़ी हुई थी उसको लेके हमने प्रदेश स्तर पे और ज़िले के हर मतलब मध्य प्रदेश के हर ज़िले में विरोध दर्ज हुआ है। अब सीधी ज़िले का नेतृत्व करने के नाते मैं सीधी ज़िले में कलेक्ट्रेट घेराव के लिए हम लोग बढ़े थे और बड़े स्तर पे विरोध हुआ है। यहाँ पे कलेक्ट्रेट घेराव हुआ था, आपका संजय गांधी कॉलेज से हम लोग कूच किए थे कलेक्ट्रेट के, जिसमें भारी मात्रा में छात्र थे और लगभग हर आपके यहाँ की लाइब्रेरी से, हर कॉलेज से बच्चे गए थे, ज्वाइन किए थे, उस क्रांतिकारी आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे। अब एक यहीं से जुड़ा हुआ सवाल, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये हुआ है, छात्रों की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी जो युवा छात्र हैं जो लगभग परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए हैं, ऐसे छात्रों की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में बीएड को प्राथमिक के लिए रोक दिया गया है। ये माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बीएड जो पात्रताधारी है, बीएड धारी जो भी अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षा के लिए योग्य नहीं है। और वहीं दूसरी नीति अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बीएड की जो भी धारी हैं, बीएड धारी हैं, वो सभी अभ्यर्थी अभी नियुक्त हो रहे हैं, अभी भी नियुक्त हो रहे हैं, लगातार नियुक्तियां चल रही हैं मध्य प्रदेश में। तो उस पर क्या नीतियां, रणनीतियां छात्र संगठन के द्वारा बनाई जा रही हैं और कितना ये वाजिब है? ये इसके लिए देखिए क्या होता है ना, अब बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि गवर्नमेंट मनमौजी करती है, कोई भी नियम ला दी, वो नियम चलेगा, फिर बाद में कोर्ट के द्वारा रोका जाएगा। जैसे बीएड का इशूज़ है, अब कोर्ट का अलग सोचना है और गवर्नमेंट का अलग सोचना है, कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि एक तरफ सरकार की तानाशाही चल रही है, बीच बीच में न्यायालय का चाबुक पड़ता है तो थोड़ा सा स्थायी होते, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है। इसके लिए अभी जो आदेश आया है तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस पर मीटिंग रखे हैं, भोपाल पे हम लोग जाएंगे कि इस पर हम लोगों का क्या प्लान है और आगे इसकी कैसी लड़ाई होगी। चलिए, तो ये आज तमाम छात्र और तमाम युवाओं के हितों को लेकर हमने इस चैनल के माध्यम से जो बातें की। अब एक आखिरी सवाल की अगर बात करें, जिम्मेदारियां नई हैं, बातें लगातार आप नई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, क्या एक नया मैसेज होगा, आप अपने छात्र साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कुछ आपकी नीतियां हैं अब आने वाले समय में कि आप तात्कालिक अध्यक्ष बने हैं, तो क्या नीतियों के साथ, किन नीतियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे और छात्रों के साथ मिलेंगे? देखिए, अभी अध्यक्ष बनने के बाद मेरे ज़िला में कार्यकारिणी बनी, लगभग 60 लोग की हमारी कार्यकारिणी। तो मेरा एक उपदेश है कि हर शहर, मतलब इस शहर के हर कॉलेज में हम लोग पहुँचें और उस कॉलेज में सारी वहाँ की व्यवस्थाओं को वॉच करें और वॉच करने के बाद उन्हीं बच्चों के बीच में बैठ के डिबेट करें कि भाई वहाँ क्या है कि इश्यूज़ वो बच्चे जान रहे हैं कि नहीं, उस इश्यूज़ को समझ रहे हैं कि नहीं कि हमारे लिए परेशानी। जब ये सारी घटनाओं पे बच्चे बात करने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक वो सरकार की नीतियों के विरोध में आ जाएंगे। क्योंकि अब अगर मैं उदाहरण शहर का दे देता हूँ, संजय गांधी कॉलेज, अब संजय गांधी कॉलेज में अब एक जैसा बता रहा हूँ मैं, ग्रेडिंग गिरना, बी से सी, सी से डी होना, तो ये सिर्फ ग्रेड कहने की बात नहीं है। जब वो कॉलेज बी ग्रेड का था तब वहाँ 1200 सीट थी, लेकिन जब वो सी ग्रेड का हो जाएगा तो वहाँ सीटें घट जाती हैं। तो ग्रेडिंग घटना ये मैं आप तो समझ गए, लेकिन एक आम विद्यार्थी जो गांव से आता है वो बेचारा नहीं समझता है। ऐसे ही दूसरा इशू, अब शहर के बाहर आप चले जाइए, मझौली कॉलेज, मझौली यहाँ से कितनी दूरी है सबको पता है कि 70-80 किलोमीटर हो जाता है। अब उसके बाद मझौली कॉलेज का सेंटर संजय गांधी रखना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि इतना बड़ा कॉलेज आप वहीं एग्ज़ाम करा लो। 80 किलोमीटर बच्चा सुबह 7 बजे कैसे पहुँच जाए एग्ज़ाम देने, वो भी वहाँ से जहाँ से आपका मतलब आने जाने कितना कठिन टास्क हो जाता है, कितना आउटर। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। जैसे आप रामपुर कॉलेज देख लीजिए, रामपुर कॉलेज की आप बिल्डिंग चले जाइए तो 4-5 क्लासेस की बिल्डिंग है और वहाँ यूजी भी चलेगा, पीजी भी चलेगा।
तो वो सिर्फ क्या है, एक चुनावी मुद्दा बनाना और बच्चों को भ्रमित करना कि आप जब चुनाव आ गया तो मैं मेडिकल बना दूंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बना दूंगा, विश्वविद्यालय बना दूंगा, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी खोल दूंगा। तो ये हंसी के पात्र है कि इश्यूज़ बच्चे समझे, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज निश्चित ही छात्रों के हित को लेकर कई बातें हुई। हमारे साथ NSUI के अध्यक्ष सौरभ सिंह चौहान जी हमारे बीच में थे और उन्होंने निश्चित ही अपनी बात रखी जो छात्र हित में है, जो संगठन के हित में है, जो लोगों के हित में है, और उन मुद्दों को अपनी बातों के माध्यम से उठाने की जो प्रयास है, भरकस प्रयास है, वो करने का जो अनूठा पहल किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। हम फिर किसी व्यक्तित्व के साथ, किसी नए चेहरे के साथ और नए बातों के साथ आप सभी से फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।